हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में एक बार फिर से हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करके आ चुके थे। आज हम लोग उसी का पार्ट टू देखेंगे और इस टॉपिक को आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आपात के प्रभावों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाने वाला आपातकाल जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है 3 आधारों पर: वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपात उद्घोषणा के कुछ प्रभाव पढ़ लिए थे बच्चों। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनियन द्वारा स्टेट्स को डायरेक्शन देने की पावर, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, किस तरह से प्रभावी होगी स्टेट की लेजिस्लेटिव और स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर पर, ये हम लोगों ने देख लिया था। आर्टिकल 353 पर हम चर्चा करके आ चुके थे। आर्टिकल 353 में जो नया परंतुक जोड़ा गया था उस पर भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इस नेशनल इमरजेंसी लग जाने के बाद यूनियन और स्टेट्स कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप में किस तरीके के चेंजेस आते हैं राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, वो भी हम देख के आ चुके थे। इसके अलावा संघ की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति के बारे में भी हमने देखा था। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट पे हमने चर्चा करी थी लोकसभा की अवधि में वृद्धि के संबंध में। तो ये 4 इफेक्ट्स जो थे हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके थे। आज हम लोग इसके आगे के इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है जो काफ़ी आपका। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 और नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन, जिसके संबंध में प्रोविज़न किया गया है अंडर आर्टिकल 358। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 358 हेयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आर्टिकल 358 बताता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आर्टिकल 358 में 2 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स किए गए थे। ठीक है, पहला अमेंडमेंट तो किया गया था कि इस अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 358 के अधीन आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी कि वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन से देश को संकट के आधार पर आपात उद्घोषणा होने पर ही निलंबित किया जा सकेगा, आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर नहीं। बच्चों ध्यान रखना इस बात को। जैसे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आपको, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने से पहले, मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1973, उसके पहले तक स्थिति ये थी कि आर्टिकल 19 जो था वो तीनों ही कंडीशंस में, जो तीनों कंडीशन कौन सी पढ़ी थी हमने 352 में, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, अगर इन तीनों में से किसी आधार पर राष्ट्रीय आपात लग जाया करता था तो आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकार निलंबित हो जाते थे। लेकिन ये 44वां संविधान संशोधन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद ये केवल 2 ही आधार रखे गए, वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। अगर आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है तो ऐसे में आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकार जो है वो निलंबित नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, इस तरह से ये संशोधन अमेंडमेंट जो इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। सेकंड जो प्रोविज़न किया गया इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा वो ये है कि आर्टिकल 358 में एक नया क्लोज 2 जोड़ा गया और ये स्पष्ट कर दिया गया कि केवल उन्हीं विधियों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से संरक्षण मिलेगा जो आपात उद्घोषणा से संबंधित है। मतलब ऐसे लॉज को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जो आपात उद्घोषणा से संबंधित है। बाकी जो अन्य लॉज है, अदर जो लॉज है, अन्य जो विधियां हैं, उनकी विधि मान्यता को आप न्यायालय में आपातकाल के दौरान भी चुनौती दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले क्या था, जब 44वां संविधान संशोधन आया उससे पहले किसी भी प्रकार की विधि हो, चाहे वो आपात उद्घोषणा से संबंधित हो या नहीं हो, किसी भी तरीके के लॉ को आप चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इससे चेंजेस जो लाए गए वो ये कहता है कि आपात उद्घोषणा से संबंधित वो विधि है उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो।
ठीक है, न्यायालय में। लेकिन अगर कोई अन्य विधि है, आपात उद्घोषणा के अलावा अगर कोई अन्य विधियाँ है तो उनकी विधि मान्यता को आप, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को आप इजीली चैलेंज कर सकते हैं न्यायालय में। ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ बताना चाहूँगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे M.A. पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट वाले केस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक पर भी। देखिए, इस मामले के तथ्य यह थे बच्चों कि LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और उसके कर्मचारियों के बीच 1961 में एक समझौता हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जीवन बीमा निगम उनको बोनस देने के लिए तैयार हो गया कि भाई ठीक है, हम अब कर्मचारियों को बोनस देंगे। ठीक है, LIC जो है, LIC और जो उसके जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच में जो है वो एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके थ्रू LIC जो है वो बोनस देने के लिए राज़ी हो गई कि ठीक है, हम आपको जो है वो बोनस देंगे। ठीक है, किंतु ये तो हुई 1961 की बात, किंतु 1976 में 1976 में क्या हुआ कि आपातकाल के दौरान, मैंने पढ़ाया था ना आपको, इमरजेंसी लगी हुई थी, है ना। ठीक है, तो किंतु 1976 में आपातकाल के दौरान संसद ने एक एक्ट पास किया, LIC मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976। ये पास करके 1971 में जो समझौते जो इससे पहले जो समझौता किया गया था 1971 में किया गया था, एक्चुअल में 61 में नहीं। ठीक है ना। तो 1976 में इमरजेंसी की स्थिति लग गई। तो इमरजेंसी की स्थिति लगने के बाद में संसद ने LIC मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976 पास किया, और जो LIC ने अपने कर्मचारियों के साथ समझौता किया था कि भाई हम जो है आपको क्या करेंगे, बोनस देंगे, उस समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है ना, इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और यह उपबंध किया कि एम्प्लॉयज़ जो है वो आपातकाल के दौरान बोनस की मांग नहीं कर सकते। तो कर्मचारियों ने क्या करा, ये जो अधिनियम था LIC मॉडिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1976, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड आउट किया कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि उनका एग्जीक्यूशन, उनका प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित होता है। राइट्स तो बने रहेंगे आपके, ठीक है, लेकिन उनको प्रवर्तन कराने का, उनको लागू करवाने का अधिकार निलंबित होता है। ठीक है, साथ के साथ जो है आपका जो है आपको ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो विधिक दावे हैं वो आपात उद्घोषणा मात्र से ही रद्द नहीं हो जाते हैं, उनको केवल आर्टिकल 358 और 359 के क्लोज 1 के प्रवर्तन काल में विधि बनाकर ही निलंबित किया जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ये जो अधिनियम है वो अवैध है, इलीगल है, और कर्मचारीगण जो है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो बोनस पाने के अधिकारी है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अन्य विधि थी ना, तो और ना ही आपातकाल से संबंधित विधि थी, तो इसकी विधि मान्यता को चुनौती दी जा सकती थी। समझ में आ गई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एम्प्लॉयज़ का राइट माना कि वो बोनस प्राप्त करने के अधिकारी हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। अभी तो हमने देखा आर्टिकल 19 के संबंध में, केवल और केवल पूरे मूल अधिकार हमने कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स नहीं देखे ना, हमने देखा आर्टिकल 19 के बारे में कि जब इमरजेंसी लगी हो तो आर्टिकल 19 किस तरह से निलंबित होगा। कंप्लीट देख लिया हमने केवल 2 ही आधारों पर, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे अन्य मूल अधिकारों के संबंध में कि अन्य मूल अधिकारों की क्या स्थिति होगी आपातकाल के दौरान। जब राष्ट्रीय आपात लग रहा है तो अन्य मूल अधिकारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके संबंध में हमें बताता है आर्टिकल 359। तो यहाँ पर ज़रूरी है आपका ध्यान रखना आर्टिकल 359 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 359 बताता है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के बारे में, और 358 बता रहा था 19 के बारे में केवल, है ना। ये चीज़ याद रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 359 का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 359 का प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषित करता है कि भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों में से कौन कौन से अधिकार निलंबित होंगे आपके। ठीक है ना, तो उसी के आदेश के अकॉर्डिंग इसकी पालना की जाती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अलावा अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
आर्टिकल 19 आपात की उद्घोषणा पर स्वतः ही निलंबित हो जाता है, ये हम देख कर आ चुके हैं। जबकि आर्टिकल 359 का प्रयोग राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंतर हो गया इन दोनों में। क्या हो गया? आर्टिकल 19 में जो प्रदत्त अधिकार है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आपात उद्घोषणा पर स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, अपने आप ही निलंबित हो जाते हैं, प्रोविज़न कर रखा है 358 में। जबकि अन्य जो मूल अधिकार है उनका निलंबन जो है वो आर्टिकल 359 के तहत किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक को लेकर कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आर्टिकल 359 में भी कुछ चेंजेस किए गए, जो इस प्रकार थे। फर्स्ट, आर्टिकल 359 के अधीन आदेश द्वारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं होगा। बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखने की है और कई बार ओरली भी मैंने आप लोग क्लास में भी बताया है, आप लोगों को पता जानकारी भी है इस बात की कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, नहीं होते हैं। और ये जो चेंजेस किए गए, ये किए गए 44वें संविधान संशोधन के बाद। तो 44वां संविधान संशोधन लाया गया और उसके बाद ये कह दिया गया कि आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि आर्टिकल 359 के तहत केवल उन विधियों और आर्टिकल 359 के तहत केवल उन विधियों और कार्यपालिका आदेशों को संरक्षण मिलेगा जो आपात से संबंधित है। यानी कि अदर वही 358 वाली सेम बात यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है बच्चों। क्या कि अगर आपात से संबंधित विधि है तो ठीक है, उसको आप न्यायालय में परिवर्तित नहीं करा सकते हो, लेकिन अगर कोई अन्य प्रकार की विधि है तो फिर उसको आप न्यायालय द्वारा भी परिवर्तित करवा सकते हो। कह रहा है ना ये साफ साफ कि आर्टिकल 359 के तहत केवल उन विधियों को और कार्यपालिका आदेशों को ही संरक्षण मिलेगा जो आपात से संबंधित है, अन्य को नहीं मिलेगा। अब ये जो चेंजेस किए गए ना बेटा, ये चेंजेस क्यों किए गए, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी? आर्टिकल 20, हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आता ही है ना कि आर्टिकल 20 और 21 को इस दायरे से बाहर क्यों रख दिया गया, क्यों ये निलंबित नहीं हो सकते? तो ये जो संशोधन किए गए हैं वो किए गए हैं आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले के नाम से प्रसिद्ध आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का 1976 का जो मामला है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय था, उस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए ये चेंजेस किए गए। वो निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता था। ठीक है, अब देखिए उस निर्णय की अगर हम लोग बात करें, हालांकि हमने क्लास में पढ़ चुका है, जब मैंने रिट्स आपको पढ़ाई थी तब मैंने आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस केस के नाम से फेमस जो आपका ये केस लॉ था, इसको मैंने पढ़ाया अब था आपको अच्छे से, आप लोगों को याद भी होगा इसको। फिर भी आइए इसको थोड़ा सा शॉर्ट में से देख लेते हैं, हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये जो आपका एडीएम जबलपुर का केस था, इसमें प्रत्यार्थियों को मीसा एक्ट यानी कि जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था उसका जो सेक्शन था 16A, उसके अंतर्गत इसको निरुद्ध किया गया। यह धारा निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार संसूचित करने के लिए वर्जित करती है। भैया आपको निरोध तो कर लिया गया, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको क्यों निरोध किया गया। अब यहाँ क्या कर रहा, पिटिशनर्स ने कई उच्च न्यायालयों में हैबियस कॉर्पस के लिए याचिका दाखिल की। ठीक है ना। अब राज्य की ओर से राज्य ने क्या कहा, राज्य ने ये जवाब दिया कि चूंकि जून 1975 को राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 359 के क्लोज 1 के अधीन जारी किए गए आदेश को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायालय में निरुद्ध व्यक्ति जो है अपनी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को लागू नहीं करवा सकता, क्योंकि इमरजेंसी लगा दी एक तरफ। तो देखो बेटा, एक तरफ तो इमरजेंसी लगा दी और आर्टिकल 359 के क्लोज 1 के तहत प्रेसिडेंट ने जो है वो आदेश निकाल दिए। अब ये कहा कि इमरजेंसी के दौरान आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो, तो किस तरह से आप हैबियस कॉर्पस रिट कैसे इशू करेगा कोर्ट? समझ में आई बात? तो इस तरह से ये बात हो गई। अब यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट, बम्बई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया। इन सभी ने, मैं एक बार वापस नाम रिपीट कर रही हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट है, बम्बई हाईकोर्ट है, कर्नाटक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है, पंजाब हाईकोर्ट है और राजस्थान हाईकोर्ट जो है, उन्होंने निर्णय दिया कि आपात स्थिति तथा राष्ट्रपति के आदेश के चालू रहने के बावजूद न्यायालय इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या जो निरोध का आदेश है वो मीसा एक्ट के प्रोविजंस के अनुसार पारित किया गया है या नहीं किया गया, या किसी विद्वेष भावना, सद्भावनापूर्ण तो नहीं है, वो गैर कानूनी तो नहीं है वो। तो यहाँ तो क्या करा हाई कोर्ट्स ने, तो ये डिसीजन दे दिया इन्होंने कि हम चेक कर सकते हैं, भले ही जो है इमरजेंसी लागू हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक कर सकते हैं कि मीसा एक्ट के तहत जो आपने निरोध करा है व्यक्ति को वो सही है या नहीं, वो लॉफुल है या नहीं, कहीं वो गैर कानूनी तो नहीं। तो चेक करने का तो कोर्ट का अधिकार है।
उच्च न्यायालयों ने जो निर्णय दिया इसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी कि भैया ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, ये कह दिया। तब उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से, वहाँ पर जो थे जज जो श्री खन्ना थे, वो उनका मत विसम्मत आया था, वो इन चारों के अगेंस्ट थे। 4-1 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जून 1975 के राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए मीसा एक्ट के अंतर्गत आपात के दौरान निरुद्ध किए गए व्यक्ति को यह अधिकार कतई नहीं है कि वो हैबियस कॉर्पस रिट के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय में याचिका फाइल कर सके। अब बहुमत ने निर्णय दे दिया और यहाँ पर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले में साफ मना कर दिया, जो हमने बात करी ना अभी एडीएम जबलपुर केस की, हैबियस कॉर्पस केस की। ठीक है ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि जब इमरजेंसी लागू है, जब राष्ट्रपति ने जो है आर्टिकल 359 क्लोज फर्स्ट का यूज़ कर लिया और इमरजेंसी जब नेशनल इमरजेंसी जब लागू है तो व्यक्ति जो है वो हैबियस कॉर्पस रिट नहीं लगा सकता आर्टिकल 226 के तहत। और जो विभिन्न उच्च न्यायालयों का जो मत था उसको गलत ठहरा दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार निलंबित है तब तक मीसा एक्ट के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्तियों को अनुतोष पाने के लिए न्यायालय में जाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जब तक इमरजेंसी लागू है ये लोग क्या कर सकते हैं, जा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पिटिशनर्स के निरोध को इस आधार पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो इलीगल है। समझ में आई बात। तो इस तरह से यहाँ ज़रूरत पड़ गई थी कि ये जो डिसीज़न दिया गया था आपका, यहाँ ज़रूरत पड़ गई थी कि कानून में कुछ चेंजेस हो। लॉ डिमांड कर रहा था कि इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर किसी को इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से बंद कर दिया गया है, अनलॉफुल तरीके से उसे डिटेन करके रखा गया है, तो वो अपने निरोध को चैलेंज कर सकता है, भले ही इमरजेंसी क्यों ना लगी हो। तो इसीलिए आर्टिकल 20 और 21 को संरक्षित करना ज़रूरी था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीज़न के प्रभाव को रोकने के लिए ही जो है वो आपका ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आर्टिकल 359 में ये चेंजेस किए गए। क्लियर हो गई बच्चों अब तो बात। अब हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जो इसी टॉपिक से आपका जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 355 जो संघ पर कर्तव्य अधिरोपित करता है। आर्टिकल 355 कहता है कि राज्यों को प्रोटेक्ट करने का संघ का कर्तव्य। आर्टिकल 355 कहता है कि संघ का कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से संरक्षण प्रदान करे, कि राज्य जो है वो आपस में अशांत न रहे। आंतरिक अशांति अगर उनमें है तो उससे वो प्रोटेक्शन उनको प्राप्त करे, उनके कलह को दूर करवाए। दूसरी बात, साथ ही राज्य सरकारों को संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो संघ का ये कर्तव्य भी है कि राज्यों की जो सरकारें हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज की क्लास हमने देखा आपका नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स। दोनों क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं और ये टॉपिक आपका आज यहीं ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेट इमरजेंसी यानी कि आर्टिकल 356 के बारे में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।